Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 31 जैन, 1 फेब एंड 2 फेब को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस में एक एयरक्राफ्ट कोलाइड किया है, यानी कि टकराया है विद अ चॉपर, जिसमें माना जा रहा है कि 67 मतलब देयर वर ऑलमोस्ट नो सर्वाइवर्स। और जो स्टार्टिंग में रेस्क्यू मिशन था वो अब धीरे धीरे करके सीधा रिट्रीव मिशन मतलब डेड बॉडीज रिट्रीव करने का मिशन बन चुका है। ये एक्सीडेंट हुआ है वॉशिंगटन के पास ही, एक पोटोमैक करके रिवर का नाम है, वहां पर दोनों ही क्रैश किए थे। यूएस का मिलिट्री हेलीकॉप्टर था और दूसरे तरफ पे एक पैसेंजर प्लेन था कैरिंग 64 पीपल। तो हेलीकॉप्टर के अंदर 3 एंड पैसेंजर प्लेन के अंदर 67, ऑल आर बिलीव टू बी डेड। धीरे धीरे करके जैसे जैसे डॉन ब्रो मतलब जैसे जैसे सुबह हुई, उनका ये कहना था कि हमने धीरे से अब इसको रेस्क्यू ऑपरेशन से रिकवरी ऑपरेशन पे ट्रांसफर कर लिया है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकवर द डेड बॉडीज एंड दिस इज अ रियली बिग एक्सीडेंट। इस तरीके के जनरली होते नहीं है। सो अभी इसके ऊपर प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठेगी, पता लगाया जाएगा व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज बिहाइंड सच एन एक्सीडेंट। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को बोला है, जो हमने पिछले बार अगर डिस्कस किया था आपको याद हो, कि अरविंद केजरीवाल ने एलिगेशन लगाया है कि हरियाणा में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो यमुना का पानी वहां से आकर दिल्ली में आता है, तो दिल्ली में ये यमुना वाटर्स रिलीज करने से पहले उसमें अमोनिया घोल रहे हैं, मतलब बेसिकली पॉइजन कर रहे हैं पानी को, जिसके बदले में मोदी जी ने ये बोला था कि मैं भी यमुना का ही पानी पीता हूं, मतलब क्या बात कर रहे हो। और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन को अपील किया गया था, दरख्वास्त किया गया था कि ये इस तरीके की बातें जो रूमर्स फैला रहे हैं मिस्टर केजरीवाल, इससे बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक प्रोटेस्ट हो सकता है, लोगों में गुस्सा आ सकता है, रायट्स हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको इलेक्शन की कैंपेनिंग ना करने दी जाए अगर ये इस तरीके की बातें करेंगे तो उसी का फॉलोअप न्यूज है ये। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल जी से मांगा है कि आप एविडेंस दिखाइए जिसमें ये शो कर सकते हैं आप कि यमुना में पॉइजनिंग की गई है डेलिबरेटली। विथ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज प्रीवियस रिस्पॉन्स जो पहले उन्होंने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को और टाइम दिया है टिल दी अपकमिंग फ्राइडे, और उनको बोला गया है कि भाई फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट बेस्ड एविडेंस प्रोवाइड करो जिसमें आप ये शो करते हैं कि यमुना रिवर में पॉइजनिंग की गई है। Further, it asked him not to mix the issue of increased ammonia content with poisoning in the river, कि yes यमुना में अमोनिया का कंटेंट बढ़ चुका है, बट उसका रीजन बहुत सारी और चीजें भी हो सकती है, जैसे फैक्ट्री आउटलेट से जो बिना रिसाइकल किया गया वेस्ट अभी भी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अमोनिया का कंटेंट अगर बढ़ गया मतलब दिस इज नॉट एन एविडेंस। सिर्फ अगर आप बोल रहे हो कि यमुना में अमोनिया का कंटेंट बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डेलिबरेटली किसी ने पॉइजनिंग किया है, ऐसा ईसी का कहना था। जो पोल बॉडी है उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बोला है कि आप 11 बजे सुबह के फ्राइडे को आप रिप्लाई फाइल करेंगे, उससे पहले तक। ईसी ने नोटिस भी भेजा है उनको 27 जनवरी को और बोला था कि 28 जनवरी तक उसका आपको रिस्पॉन्स भेजना है। इन इट्स लेटर टू मिस्टर केजरीवाल ऑन थर्सडे, द EC asked him not to miss the issue of again increased ammonia content in Yamuna with his serious allegation जो लगाया जा रहा है कि ये पॉइजनिंग जबरदस्ती की गई है जानबूझ के लोगों को मारने के लिए, बिकॉज दिस विल लीड टू मास जेनोसाइड। ये जेनोसाइड इस लेवल की चीज होती है जो आज तक हम डिस्कस करते हैं कि हिटलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। इतना बड़ा एलिगेशन होता है, मतलब इट्स इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है ये। तो ये इतना सीरियस एलिगेशन लगाने से पहले बाकायदा एविडेंस वगैरह आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी बेसिकली उनको फ्राइडे तक का टाइम है। फ्राइडे को जैसे ही उनका रिटर्न में रिप्लाई आता है, वील रीड अबाउट इट। Coming on to the next news, Iraqi who burned Quran shot dead in Sweden, foreign role suspended। तो ये हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा आया था कि एक इराकी बंदा था जिसने ऐसे सामने सबके कुरान में आग लगाई थी। सो एन इराकी रेफ्यूजी जो स्वीडन में था, ही बर्न्ड कुरान इन 2023। इट ऑब्वियसली मतलब जो भी कम्युनिटी होती है उनकी रिलीजियस बुक है वो कम्युनिटी काफी ज्यादा आग बबूला हो गई थी। तो पूरी मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सारी की सारी आग बबूला हो गई थी, फतवा जारी हो गया था। ही हैज बीन शॉट डेड स्टॉकहोम के साउथ में, एंड इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि किसी फॉरेन पावर का इसमें हाथ है, मतलब कोई बाहर से आया था इसको स्पेसिफिकली टू शूट हिम। एंड जो प्रोसिक्यूटर है मिस्टर राजमस ओमान, उनका ये कहना था कि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जानी चाहिए कि इनका नाम था मिस्टर सलमान मोमिका, 38-year-old पर्सन हु हैज बीन शॉट डेड। इसके अगेंस्ट पूरी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि
स्वीडन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज। इस तरीके की हरकतें वहां नहीं होती है, अगर हो रही है मतलब वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू कम अप विद सम सोल्यूशन कि पीपल आर सेफ हियर, पीपल शुड फील सेफ इन द कंट्री। ठीक है, अच्छा बजट सेशन हाल ही में हुआ है, 1 फेब को हमारा यूनियन बजट ऑफिशियली रिलीज किया गया था। उसके बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब महाकुंभ से रिलेटेड हमने बहुत सारे तरीके की न्यूज देखी। अच्छा, न्यूज चैनल पे अगर आप देखते हैं तो न्यूज चैनल कुछ अलग दिखा रहे हैं और इंस्टाग्रामर्स जो वहां पे काफी सारे गए हुए थे या लोग इंस्टाग्राम ट्विटर पे कुछ अलग ही बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्टैम्पीड का ऑफिशियल नंबर भी नहीं बताया जा रहा है सही, और स्टैम्पीड सिर्फ एक जगह नहीं हुई थी, 2 जगहों पर हुई थी, उसके बारे में तो किसी ने कवर ही नहीं किया। तो इसी चीज को ऑपोजिशन ने पकड़ लिया और ऑपोजिशन बोल रही है कि जो हमारी सेंटर है दे आर हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, and the Uttar Pradesh government's alleged focus on VIP visits to Prayagraj rather than crowd control called for a discussion on the tragedy during the upcoming budget session। यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है मिस्टर करण रिजिजू, उनका ये कहना था कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट का आने वाले सेशन में एजेंडा क्या होने वाला है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, जिनमें से कुंभ एक है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी जो है वो डिसाइड करेंगी किन किन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होने वाला है इन द अपकमिंग पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, अच्छा हाल ही में जो एक रिपोर्ट रिलीज हुई है उससे समझ में आया है और सामने आया है कि तमिलनाडु में बर्थ रेट बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है और ज्यादातर जो वहां पॉपुलेशन बच रही है दैट इज एल्डरली, बूढ़े या एल्डरली पॉपुलेशन बच रही है। तो यहाँ आप एक बार चार्ट देख लें फटाफट से। 2018 में लाइव बर्थ्स कुछ 9 लाख थी और बर्थ रेट 12.1% था, वहां से लेके 2024 में 12% से 10.9% पे आ चुका है। तो डायरेक्ट दिस इज अ ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 1.23% का यहाँ पे ड्रॉप है। तमिलनाडु का जो बर्थ रेट है इट हैज बिन ऑन अ डिक्लाइन, धीरे धीरे करके घटता ही जा रहा है। आप देखो 12.1 से धीरे धीरे करके घटता ही गया है ये। तो इट हैज बिन ऑन अ डिक्लाइन। In 2024, the number of live births fell sharply to 8,42,412. In the least 5 years leading up to 2024, जो number of live births थी that stayed above the 9 lakh mark, 9 लाख से ऊपर ही रहे, लेकिन सडनली 9 लाख के नीचे गिर चुकी है 2024 के सर्वे और रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जो स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR जिसको बोला जाता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू विमेन ड्यूरिंग हर लाइफ, अभी इस समय 2024 में इट स्टैंड्स एट 1.4%, जो पहले 2.1% हुआ करता था। While there are social and economic concerns surrounding the falling birth rate, क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स यंग जनरेशन पैदा नहीं होगी तो वर्कफोर्स कौन रहेगा स्टेट में, एल्डरली बूढ़े जो होंगे वो धीरे धीरे करके वो बेसिकली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स ना, वो अब काम करने लायक नहीं बचेंगे, दे गेट रिटायर्ड, तो स्टेट में काम करने के लिए बचेंगे नहीं लोग। Surrounding the falling birth rates, there are public health concerns that are interconnected as well. अच्छा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन मेडिसिन जो है तमिलनाडु के, उनका ये कहना था कि तमिलनाडु इज गोइंग अलोंग द लाइंस ऑफ सेवरल अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेयर बर्थ रेट्स आर डिक्लाइनिंग। जैसे हम बात कर सकते हैं जापान में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जहां बर्थ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं। बोला जा रहा है 2050 तक प्रोबेबली 1 या 2 सरनेम के ही लोग बचेंगे, क्योंकि लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। पीपल आर एक्सट्रीमली करियर फोकस्ड एंड करियर ओरिएंटेड, दे आर नॉट एट ऑल हैविंग बेबीज। तो उनका ये कहना है कि तमिलनाडु कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में लग गया है, इसलिए दैट्स व्हाई प्रोबब्ली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस पीपल आर जस्ट नॉट विलिंग टू हैव किड्स। ठीक है, देयर वाज अ स्टीप ड्रॉप इन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन 2024। हम वेट करेंगे कि इसका एनुअल रिपोर्ट निकल कर आए, ऐसा उनका कहना था, कुछ महीनों में जो निकल के आ जाएगी ताकि हमको पूरी पिक्चर, फुल पिक्चर एक बार में समझ में आ जाए। However, उनका ये भी कहना था कि ये जो गिरावट या डिक्लाइन आया है बर्थ रेट में, इट इज ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, जिनमें से 1-2 रीजंस ये भी है कि गुड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जो कि मतलब पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल और ये सारी चीजों को लोग समझ रहे हैं। टू कोट हिम, ही सेड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज रियल प्रॉब्लम इज जो डिपेंडेंसी रेशो है, वी विल हैव मोर ओल्डर पीपल हु विल नीड सपोर्ट। तो देखो, यंग पीपल अगर कम होते जाएंगे, बर्थ कम हो रही है, बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग कम बचेंगे जिनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। अब बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं,
तो रेशियो इस तरीके से हो जाएगा कि जो ओल्डर पीपल है वो ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है, तो पर वन यंग पर्सन उनके ऊपर जो ओल्डर पॉपुलेशन डिपेंड करेगी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएगी। ये रेशियो में गड़बड़ी आ रही है, इसकी वजह से हमको सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और प्लस हाई प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, उनको केयर की जरूरत पड़ती है और लोग कम बचेंगे केयर करने के लिए। अगेन इसकी वजह से सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट द डिप इन वर्किंग पॉपुलेशन एज वेल, तो वर्किंग पॉपुलेशन में भी कमी आएगी, तो इंप्लॉयमेंट और ये सारे डेवलपमेंट में हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो हो रहे हैं उसके वजह से साउथ वेस्ट में बारिश या रेन पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इंडिया का जो साउथ वेस्ट कोस्ट होता है, इट हैज सीन अ स्टेडी राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इस बार में, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हर सीजन के साथ साथ 0.23% या 0.23 मिलीमीटर पर सीजन, जो रेनी सीजन आता है उसके साथ बढ़ता दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो एक टीम ने कंडक्ट की है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स एंड यूके मेट ऑफिस। ठीक है, इन सब ने मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसमें यह पाया गया है, इस पेपर का या रिसर्च टाइटल था इसका, डिसाइफरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर फ्लक्स एंड मॉनसून एक्सट्रीम रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। स्टडी हमको ये दिखाता है कि जो साउथ वेस्ट कोस्ट है वहां पे धीरे 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 करके स्टेडीली, स्टेडीली मतलब लगातार, एक भी बार ब्रेक नहीं आया है, स्टेडीली एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो रेनफॉल जितनी होती थी हर बार उसमें 0.23% का एट एन एवरेज इजाफा देखने को मिल रहा है, 0.23 मिलीमीटर, सॉरी, उसका इजाफा हर सीजन के साथ देखने को मिल रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा, और इस ट्रेंड को बेसिकली इस किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस चीज से टाई कर रहे हैं, जो थर्मोडायनामिक कंपोनेंट ऑफ मॉइस्चर फ्लक्स है, विच इटसेल्फ कोरिलेट्स विद वार्मिंग एसएसटीज, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जो धीरे धीरे करके अर्थ हीटअप हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड है ये फिनोमेना। Coming on to the next important news. अच्छा, अब ईसी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई मांगा है, तो उसमें बेसिकली केजरीवाल जी ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी को फेवर कर रही है, और ये जो यमुना और ये पूरा रो चल रहा है इसमें ज्यादा फेवर बीजेपी को किया जा रहा है, बेसिकली अंधी है इलेक्शन कमीशन जो हमारी बात सुन नहीं रही है। ठीक है, दिस इज नॉट हिज ऑफिशियल रिप्लाई, दिस इज जस्ट समथिंग ही हैज बीन सेइंग। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। सीधा अच्छा, एवियम इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दी है। सो आरबीआई का कहना है कि उन्होंने फाइल किया है एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी, एनसीएलटी के साथ ही फाइल करनी पड़ती है, न्यू दिल्ली में जो बेंच है, फॉर इनिशिएशन स्टार्ट करना ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। उतना ज्यादा रिलेवेंट अगेन ये नहीं है, अनलेस एंटिल आप बैंकिंग वगैरह का कोई एग्जाम दे रहे हो।
अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिलीपींस और चाइना के बीच में फ्यूड चल रहा है साउथ चाइना सी से रिलेटेड, तो इसी के बारे में बातचीत चल रही है। हमने इसी के चलते फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई की थी फॉर दिस फाइट ओनली। तो फिलीपींस का कहना है कि यूएस मिसाइल सिस्टम वो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे अगर चाइना सी अग्रेशन रोक देता है तो। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। उन्होंने ऑफर किया था फ्राइडे को कि भाई यूएस की जो मिसाइल सिस्टम है हम फिलीपींस से कंप्लीटली हटा देंगे, लेकिन बशर्ते चाइना जो भी सी में अग्रेसिव और कोअर्सिव बिहेवियर कर रहा है इतने टाइम से, उसको रोकना पड़ेगा। यूएस की जो आर्मी है उन्होंने टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम सेटअप किया था फिलीपींस में अप्रैल में लास्ट ईयर। जो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटी एलाइज, फिलीपींस और यूएस काफी अच्छा एलाइज है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चाइना ने रिपीटेडली डिमांड किया है कि फिलीपींस इस मिसाइल सिस्टम को हटाए, और उनका ये कहना था कि इससे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन एंड आर्म्स वगैरह, मतलब लड़ाई झगड़े इससे इंस्टिगेट होते हैं, ठीक है। तो जब फिलीपींस से या उनके प्रेसिडेंट से मिस्टर मार्कोस से पूछा गया कि चाइना का ऐसा कहना है, इसके बदले में आपका क्या कहना है, तो उनका ये कहना था कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द चाइनीज पोजीशन बिकॉज फिलीपींस डज नॉट कमेंट ऑन चाइनाज मिसाइल सिस्टम, कि हम उनके मिसाइल सिस्टम पे कुछ नहीं बोलते। तो ये मतलब ये कौन होते हैं बेसिकली बोलने वाले, ठीक है। विच आर, और चाइना के तो इनफैक्ट जो मिसाइल सिस्टम है दे आर 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन व्हाट वी हैव। तो हम जब उनके में बेसिकली टांग नहीं अड़ाते तो ये क्यों हमारी, इट्स बेसिकली समथिंग विच इज इनसाइड टू आवर ओन कंट्री, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ये, इसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं है। तो वाई आर दे कॉमेंटिंग और ऑन आवर मिसाइल सिस्टम, ये उनका कहना था, ठीक है। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। अच्छा, यहाँ पे एक सर्वे रिपोर्ट की बात हुई है, फटाफट से फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 6.3% एंड 6.8% इन द ईयर जो अपकमिंग है 2025-26, अगले साल वाला। फ्रॉम पहले बार जो एस्टिमेट किया था ये ग्रोथ रेट, ये 6.4% का एस्टिमेट किया था जो इस साल होने वाला है। तो बेसिकली देयर इज कुछ 0 पॉइंट अपन मान सकते हैं 3% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का कहना है, जो पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, सबके सामने रखा जाता है इस बिल को, इस सर्वे को, सॉरी। इट नोटेड दैट द फंडामेंटल्स ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन रोबस्ट with upsides to investment, output and deflation in the coming year, peppered with equally strong prominently extraneous downsides। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि हम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो देखने को ये समझ में आ रहा है, इस ग्रोथ रेट के परसेंटेज से समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी ऑन अ राइज ओनली, इवेंचुअली स्टेडी है लेकिन बहुत कम कम परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं। while conceding that urban demand remains uncertain with mixed trends even in the third quarter of the year, गवर्नमेंट का ये कहना था, गवर्नमेंट का केपेक्स ऑल्सो स्लोड डाउन। सर्वे का कहना था कि सबड्यूड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ सो फार दिस ईयर टू डोमेस्टिक पॉलिटिकल टाइम टेबल, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड ओवर कैपेसिटीज। तो बेसिकली आपके लिए सिर्फ इतना रेलेवेंट है कि यहाँ पे किन किन चीजों में कितना परसेंटेज का प्रिडिक्शन किया है हमने, 6.3 से 6.8%। इस साल का जो हमारा फाइनली पिछले 3 सालों का ऑल टाइम लो निकल के आया था जीडीपी ग्रोथ रेट, ऑफिशियली दैट वाज 6.4%। वो भी, उसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये यूएस के क्रैश की जो हमने बात की थी, इसके वजह से देयर हैव बीन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड ऑन द एयर सेफ्टी एंड टावर स्टाफिंग। तो अभी अगेन जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी है, फुल एंड फाइनल जब रिपोर्ट आएगी वील स्टडी अबाउट दैट। अच्छा, जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसमें आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के ही हमने जो हो हल्ला किया, हमने जो अलार्म रेज किया, उसके वजह से ही दिल्ली को जो आज की डेट में साफ पानी, क्लीनर वाटर पी रहे हैं, जो मिला है वो उसके वजह से ही है।
तो आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने फ्राइडे को इलेक्शन कमीशन से वो मिले एंड उनका ये कहना था कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इट हैज स्टॉप्ड रिलीजिंग टॉक्सिक वाटर विथ हाई अमोनिया टू दिल्ली सिर्फ हमारे वजह से। आफ्टर द पार्टी रेज्ड एन अलार्म ओवर द इशू, मिस्टर केजरीवाल का ये भी कहना था कि वो ईसी ऑफिस में जब आए ऑन फ्राइडे मॉर्निंग टू सबमिट हिज रिपोर्ट, टू सबमिट हिज रिप्लाई टू द पोल बॉडी सेकेंड नोटिस जो उनको दिया गया था ऑन हिज एलिगेशंस, उनका अगेन ये कहना था कि हरियाणा गवर्नमेंट वाज मिक्सिंग पॉइजन इन द यमुना वाटर ऑन दिल्ली। ठीक है, तो ऑन थर्सडे ईसी ने, हमने अभी अभी जो पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्निंग दी थी कि आपको सुबह 11 बजे तक अपना रिप्लाई फाइल करना है, और फ्राइडे को फाइनली ही अराइव्ड इन द ऑफिस एंड उन्होंने रिपोर्ट फाइल किया था। ठीक है, the full commission, without getting swayed by personal insinuations and offensive strategy being in play, decided to examine reply in detail and take decision on merit। तो अभी फाइनली पूरा डिसीजन लिया जाएगा और मेरिट पे लिया जाएगा रिप्लाई को पढ़ने के बाद, और जो रिप्लाई पढ़ा जाएगा वो बिना किसी पर्सनल, मतलब कोई पर्सनल खुन्नस, दुश्मनी, इंसिनुएशन के बिना, एंड कोई भी इस तरीके को बिना चीज में दिमाग रखे कि कोई ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल एजेंडा कुछ रह सकता है। बिल्कुल हम मेरिट पे रिपोर्ट को पढ़ेंगे और अगर एविडेंस हमको सही लगता है तो देन वी विल गिव डिसीजन ऑन मेरिट, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना था। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पिछले 20 सालों में इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 30% से बढ़ चुकी है, विच इज अ ह्यूज थिंग। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। एक नई स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें ये समझ में आया है, सामने आया है कि जो टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया है, इट हैज इंक्रीज बाय 30% ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों के अंदर। ये स्टडी है, एक जर्नल है साइंस नाम की, उसमें पब्लिश की गई है एंड जो लीड वहां पे साइंटिस्ट थे मिस्टर यदवेंद्र देव झाला एंड हिज कलीग्स के द्वारा। It explored the socio-ecological factors that had enabled tiger recovery। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बात हुई थी, that was जो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा भी, they found that the tiger population in India has increased सबसे पहले तो by 30% पिछले 20 सालों में। This demonstrates, ये हमको क्या दिखाता है कि काफी बड़े लेवल पे हमने सक्सेस अचीव की है और हमने एक बहुत ही अच्छे बारीकी से एक बैलेंस क्रिएट किया है साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज का और ब्लेंड ऑफ लैंड शेयरिंग एंड लैंड स्पेयरिंग का। तो बेसिकली टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अक्रॉस इंडिया रिजर्व्ड एरियाज हैं, टाइगर के लिए रिजर्व्ड एरियाज हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स के साथ साथ हमने एक और टेक्निक जो यूज की है, लैंड शेयरिंग वाला मेथड, कि उनको उनका स्पेस मिले एंड प्लस हंटिंग एंड पोचिंग ना हो। ये सारों का बहुत ही अच्छा ब्लेंड यूज किया गया है टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। उसमें यह भी ऐड किया गया कि डिस्पाइट हार्बरिंग हाईएस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन इकोनॉमिकली डाइवर्स रीजन्स, हमारी पॉपुलेशन कितनी है हम सबको पता ही है, इंडिया ने फिर भी अचीव किया है बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, इवन एज द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड बाय 73%। उसके बाद भी डिस्पाइट हैविंग ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, उसके बाद भी हमने टाइगर्स के लिए वी हैव स्पेयर्ड लैंड एंड प्रोटेक्टेड देम, सो विच इज अ ह्यूज फीट। Coming on to the next important news. अच्छा, ये गाजा और इजराइल का फाइनली ये जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद इंडिया ने रिवाइव किया है, वापस शुरू किया है डिप्लोमेसी विद वेस्ट एशिया यूरोप फॉर एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो विद थर्ड राउंड ऑफ हॉस्टेज एंड प्रिजनर एक्सचेंज जो कंप्लीट हो रहा है इजराइल गाजा के बीच में, इंडिया हैज रिवाइव्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत विद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जिसकी हम बात कर रहे हैं। इट इज बैक ऑन द एजेंडा इन इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच। सोर्सेस का ये कहना है कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई इस बात को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जाए और ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव्स को भी आगे बढ़ाया जाए। उनका ये भी कहना था कि ही इज ऑल्सो बेसिकली एक्सपेक्टेड कि वो ओमान बहुत ही जल्द मिड फरवरी के अराउंड जाने वाले हैं बाइलेटरल मीट, मतलब दो लोगों के बीच में होने वाली मीट के लिए, और वहां पर जाके वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे जो जॉइंटली कंडक्ट की जा रही है बाय
इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द इंडिया फाउंडेशन, वेयर ही विल मीट अबाउट 20 और अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स फ्रॉम द रीजन एज वेल. कतारी सॉरी अ विजिट बाय कतारी शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये भी डिस्कस किया गया है. तो बेसिकली फाइनली जियो पॉलिटिकल कंडीशंस एक पीस के माहौल में आ रहे हैं, तो डिस्कशन अब आगे वापस से रिज्यूम होगा ओवर दीज थिंग्स. ठीक है. अच्छा, प्रयागराज में जो स्टैम्पीड भगदड़ मची थी उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाई गई थी जो विजिट करने वाली है प्रयागराज स्पॉट जहां स्टैम्पीड हुआ था, और वहां पे इस ट्रेजेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है. तो एक 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन बनाई गई है. किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाई है, जो कि यहाँ पे जाने वाली है. कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो विजिट किए, वो गए वहां पे स्टैम्पीड की जगह पे संगम नोज में, एंड एक ट्रायंगुलर एरिया है जस्ट बिफोर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती. जो पैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बीइंग लेड बाय मिस्टर हर्ष कुमार. ये एक रिटायर्ड जज हैं ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है. एंड द अदर 2 members आर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, एक मिस्टर DK सिंह एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK गुप्ता. इन तीनों को मिलकर एक पैनल बनाया गया है. वो यहाँ पे जाके दिल ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉजेस कि भाई किन रीजन के वजह से इस तरीके की भगदड़ मची थी. ठीक है. अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे पूरा बात जो हुई थी यूनियन बजट की हुई थी. यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारा यूनियन बजट 2025 में क्या क्या बातचीत हुई है, सो वी हैव अनदर वीडियो ऑन दिस यूट्यूब ओनली, यस अकेडमी फॉर लॉ. वहां पे जाके मैंने अलग से आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया. बजट डॉक्यूमेंट के साथ हमने जाना है क्या क्या नई पॉलिसीज, क्या क्या नई नई चीजें आई है इस बजट में, एवरीथिंग. ठीक है. अच्छा, बजट में देखने को एक चीज जो मिली है वो ये है कि बजट हैज ब्रिंग इन प्लेंटी फॉर इलेक्शन बाउंड बिहार. आरजेडी ने क्वेश्चन किया है लैक ऑफ स्पेशल पैकेज. तो ड्रेस्ड इन क्रीम एंड रेड मधुबनी साड़ी, जो बिहार का आइकॉनिक आर्ट कहलाता है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने बहुत सारे भर भर के प्रोमिसेस किए बिहार स्टेट के लिए इन हर बजट प्रेजेंटेशन. slew of projects kept key NDA ally the Janata Dal united in good humor while generating envy from other regional parties as well as taunts from the opposition राष्ट्रीय जनता दल, जिनका ये कहना था कि ये जो सारे के सारे अनाउंसमेंट्स हैं ये बिल्कुल खोखले वादे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल पैकेज फॉर द स्टेट. कि भाई आप जो मुंह जबानी प्रोमिसेस कर रहे हो ये तो हम खोखले वादे ही मानेंगे क्योंकि आपने कोई स्पेशल पैकेज तो ऑफिशियली अनाउंस किया नहीं है स्टेट के लिए. बिहार इज सेट टू गो टू पोल लेटर दिस ईयर. इस साल के एंड में बिहार में पोल्स इलेक्शंस होने वाले हैं. की अनाउंसमेंट जो बजट में हुआ था वो था 11,500 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट वेस्टर्न कोशी कैनाल एक्सटेंशन बनाने के लिए, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए. एक नया मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार के फार्मर्स के लिए. कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो फार्मर्स को बेनिफिट करेगा. 50,000 हेक्टेयर जमीन तक पानी पहुंचने वाला है इस प्रोजेक्ट के कारण. तो ये बहुत सारे देखा जाए तो बहुत सारे बून्स इस बजट में बिहार को पेश किए गए हैं, जिसमें काफी सारे और स्टेट्स भी काफी नाराज हो गए थे. बट या अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारी कस्टम्स ड्यूटीज भी गवर्नमेंट ने हटा दी है, जिसमें से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ही जो यूनियन बजट अनाउंस किया था उसमें कस्टम्स ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स को वापस से रैशनलाइज किया गया है. उसमें से 7 टैरिफ रेट हटा दिए गए हैं और ड्यूटी इन्वर्शन को डिस्कस किया गया है. दिस विल ऑल्सो सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, फैसिलिटेट ट्रेड एंड प्रोवाइड रिलीफ टू कॉमन पीपल. जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना था. अब इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उनका जो टैरिफ लगाए जाते थे वो सिर्फ 8 टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसमें से एक 0 रेट भी है, एज 7 वर रिमूव्ड इन 2023 एंड 24 का जो बजट आया था. ठीक है. 7 मोर इन द बजट अनाउंस्ड ऑन सैटरडे. फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी प्रपोज किया है कि अप्रोप्रिएट सेस लगाया जाए, सेस चार्ज जो भी है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में लगाया जाए, जिससे कि इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस मेंटेन रहे यहाँ पे. साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लगाया जाता है ऑन 82 टैरिफ लाइंस उनको हटा दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए.
अच्छा, इंश्योरर्स के लिए या इंश्योरेंस के लिए एफडीआई कैप हटा दिया गया है। पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 74% अलाउड रहता था इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई 100% तक अलाउड रहेगा इन द इंश्योरेंस सेक्टर। एंड ऑल दिस इज बीइंग डन कि एक जो ब्रॉड हम एम देखें, गोल क्या अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू ऑल दिस, तो वो यही है कि हमको धीरे धीरे करके वी वांट टू बिकम डेवलप्ड इंडिया, या मोदी जी जिसको विकसित भारत 2047 का टारगेट बोलते हैं। ठीक है, सो भाई लोग यहाँ अभी तक के लिए दिस इज ऑल। टुडे सेशन इज गोइंग टू बी लिटिल शॉर्टर क्योंकि हम कम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे, तब हम 4 दिनों को कवर करने वाले हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो 4 दिन हमारे वहां कवर होकर आएंगे। आज का सेशन हमारा थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा स्वीट होने वाला है। ठीक है, चलो, with that, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.